दीप चंद राठौर जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, जितने मुद्दे अभी सुमित जी ने गिनाए, क्या इन मुद्दों को लेकर के जनता मतदान केंद्र पर पहुंचेगी? ये मुद्दे उनको याद भी हैं क्या? मुझे तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अगर जनता का जिक्र करें तो एक सबसे बड़ा मुद्दा अगर राष्ट्र का है तो वो राष्ट्रवादिता का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जनता के जहन में रहता है। बाकी तो चीजें उसको मिल क्या रही हैं और आने वाले समय में क्या मिलेंगे, उसके हित में क्या चीजें होंगी, देश की अर्थव्यवस्था के हाल क्या है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश से किसके क्या संबंध है, एक बड़ा वर्ग है जो इनसे मतलब नहीं रखता मुझे लगता है, और उसको जानकारी भी नहीं होती है बड़े तबके को। आदरणीय योगेश पांडे जी, देखिए ये जो चुनाव था ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब एमपी का चुनाव था, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे इन मुद्दों पर हैवी रहे, जो महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, जो कमर तोड़ महंगाई है। आज ये महंगाई और बेरोजगारी इनको ले डूबेगी, क्योंकि 2014 के अंदर जिस तरह इन्होंने जनता को मतलब एक उम्मीद जगाई थी कि हम आपका सिलेंडर 400 जो 400 का पार था उनको महंगाई दिखती थी, आज 1100 का हो गया। पेट्रोल उस टाइम में 2014 में 60 रुपए लीटर था, आज 100 के पार हो गया। दाल का आप ले लीजिए, उस टाइम में हमारे टाइम में 70-80 रुपए केजी दाल थी, आज 150-200 रुपए केजी का बाहर होगी। मतलब हर चीज में इन्होंने जीएसटी लगा दी है। तो अब ये मतलब मुद्दा एमपी का नहीं रहा, अब ये मुद्दा स्थानीय मुद्दा हो चुका। पब्लिक ये चाहती है हमें तो राहत चाहिए, चाहे महंगाई से राहत मिल जाए, तो हमारे ये बच्चे जो बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल जाए। आज उनको नहीं तो मोदी से मतलब है, नहीं राहुल गांधी से मतलब है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आप लोग ये समझने लगे हैं, जो हमारे लिए देश की बात करेगा, जो हमारे युवाओं के लिए बात करेगा, जो हमारी महिलाओं के लिए बात करेगा, हम उनको वोट देंगे। अब देखिए मैं आपका कैसे क्या बताना चाहूंगा कि जब स्वाति मालीवाल और कंगना रनौत के साथ कोई मतलब घटना घटती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी पूरी खड़ी हो जाती है, लेकिन जब देश की बेटी जो गोल्ड मेडलिस्ट आती है तो देश की आन और बान और शान है, उसके लिए इनका एक शब्द नहीं निकलता। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, नहीं आगे आगे मत दीपचंद जी, आगे मत बढ़िए। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, इसी का उल्टा कर दीजिए। जब उन पहलवान बेटियों की बात आई तो आप सत्ता पक्ष को घेरने का काम था, तो आप निकल पड़े सड़क पर, बन गए वीर बहादुर, वीर बहादुर बन गए ना। और जब स्वाति मालीवाल का मामला आया, जब स्वाति मालीवाल का मामला आया तो आप घर में बैठ गए, आप बोल रहे हैं कि साहब ये मुद्दा नहीं, आप बोल रहे हैं कि इनसे भी बड़े बड़े मुद्दे बाकी हैं। विरोध है, हम हमेशा महिला के साथ खड़े हैं, लेकिन आप क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं कहा कि भाई गलत हुआ है? आप स्वाति मालीवाल से मिलने आपका कौन सा नेता गया? आप बताइए जरा, बताइए ना, क्यों नहीं बोल पाते? आप बताइए कौन सा नेता आपका कौन सा नेता? केवल एक सवाल का बहुत सीधा जवाब दीजिए, कौन सा नेता स्वाति मालीवाल से मिलने पहुंचा है? देखिए हमने तो आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे वो शीर्ष नेता, तो उन्होंने साफ कह दिया केजरीवाल जी को भी कि जो आपकी राज्यसभा सांसद थी उनके साथ जो बदतमीजी हुई है उस क्यों हुई है, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पर रेप का केस लगा रहा था, इसलिए ये बात अच्छा, कमरे में बैठ करके बात हो गई और जनता जान गई, कमरे पर बैठ करके बात हो गई और जनता जान गई। देखिए योगेश पांडे जी, हम मोदी जी की तरह नहीं है कुछ भी डिबेट। प्रियंका गांधी आपकी नेता, अरे सुनिए ना, प्रियंका गांधी आपकी नेता जो है और राहुल गांधी जो भी पीड़ित होते हैं, जहां भी महिला प्रताड़ना की बात आती है, लाव लश्कर के साथ पहुंच जाते हैं ना, लाव लश्कर के साथ पहुंचते हैं ना। हाथरस का मामला आया था जब, अरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे ना प्रियंका गांधी, पहुंचे थे ना दिल्ली में लुटियंस जोन में ही। अरे सुनिए दीपचंद जी, लुटियंस जोन में ही वो महिला बैठी हुई है जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है, वो गुहार लगा रही है, चीख रही है, कह रही है कि हम तो अकेले लड़ाई लड़ेंगे, हम जब देश की बहन बेटियों के लिए लड़ रहे थे तो जब अपने ऊपर आएगी तब भी हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे। और उस लुटियंस जोन में 1 किलोमीटर की दायरे की दूरी में आपके नेताओं के घर से आप वहां पर नहीं पहुंच पाए, आपके नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं, पता नहीं मालूम है उनका एड्रेस नहीं जानकारी है आपको। प्रियंका गांधी का इंटरव्यू उठा के देखिए उन्होंने क्या कहा है। इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू दे दिया स्वाति मालीवाल का। जब पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया तो ये कहा गया, सुनिए, हाँ, जब पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया तो ये कहा गया कि अगर किसी भी बहन बेटी के साथ गलत होता है तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ, लेकिन मिलने नहीं जाऊंगी, मिलने तब जाऊंगी जब विपक्ष को जब सत्ता पक्ष को घेरने का काम होगा। ठीक, देखिए रेखा जो महिला आयोग है चलिए मनीष जी से, ठीक है ठीक है ठीक है, मनीष तिवारी जी से, मनीष तिवारी जी। थोड़ा सिस्टम का डिस्कनेक्ट है मेरे साथ में। हाँ बोलिए आप।
मैं पहले अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जो सुमित जी की बातें कुछ थी, क्योंकि सुमित जी की बातें थोड़ी सी लॉजिकल बातें लग रही थी, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ पहले कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा विकास का वे आउट होता है वो होता है जीडीपी की ग्रोथ पाथ पे हम है कहाँ। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ जो 3 ट्रिलियन का नाम ले रहे थे वो, कि आज 2014 में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हम जाके 7वें नंबर पे बैठे हुए थे, देश के 7वें नंबर पे। हमने वहां से फ्रांस को पीछे किया, फ्रांस 3.13 ट्रिलियन पे 7वें नंबर पे था, फ्रांस को पीछे किया। फिर हम वहां से 3.49 ट्रिलियन करके यूके को पीछे किए। इंडिया आज की डेट में 5वें नंबर पे आई है, 4 ट्रिलियन के आसपास, 3.9 3.93 के ट्रिलियन में बात जो मैं मेरी बात सुनिए, मैं क्या करूं, मजबूत करके मैंने सारी बात सुनी है आपकी, पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। सुनिए मनीष तिवारी जी, सुनिए, पूरी बात क्लियर करने दीजिए। आप सुनना नहीं आपको पता है पिछले 10 साल में 67 लाख बच्चे जीरो फूड के अंदर आए हैं, जो पहली बार हुआ है। जीरो फूड का मतलब समझते हैं आपको? जीरो फूड का मतलब ये जिसको एक वक्त का रोटी भी नहीं मिलता है, सबसे ज्यादा पिछले 10 साल में बढ़ी है। आप रख रहे हो तो बातें हमारी भी सुननी पड़ेगी ना। नहीं सुनिए मनीष तिवारी जी, आप ये कहेंगे तो उसके बाद में मुझे कोट करना। आपने कहा ना कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, मैं कह रहा हूँ देश की अर्थव्यवस्था किसी एक विशेष लोगों के मजबूत हो जाने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती है। हुआ कि नहीं हुआ, आप ये बताइए ना, सीधी सीधी सवाल है मेरा भी। यूके फ्रांस को हमने पीछे किया कि नहीं किया? एक प्रश्न का जवाब एक लाइन में क्या बताइए, फिर से बोलिए। यूके फ्रांस को हमने पीछे किया कि नहीं किया? सुनिए आप, मैंने फिर कहा, मैंने एक ही क्लियर कर दिया था, अर्थव्यवस्था जो हुआ है खोखला अर्थव्यवस्था हुआ। आप पूरी एक विशेष लोगों की अर्थव्यवस्था को देश की अर्थव्यवस्था मान लीजिएगा। आप बताइए, आप चाइना, आप यूरोप को हमने जीरो के कई कंट्रियों को पीछे कर दिया, लेकिन आपको एक तरफ नहीं दिख रहा है कि आपको हमारे देश की करेंसी आज नेपाल और बांग्लादेश के आर में, श्रीलंका के, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था आप एक तरफ मजबूत कहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था जब मजबूत होता जब हम अपने एशिया के अंदर, सुनिए मनीष तिवारी, मैं कोट करूंगा, सुनिए मनीष तिवारी, अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत मैं जब मानता जिस समय एक समय था भारत लीड कर रहा था एशिया को, एशिया में मैं कहता हूँ दक्षिणी एशिया उसको लीड करने वाला देश था। आज आपके साथ नेपाल नहीं है, आज आपके साथ भूटान नहीं है, आज आपके साथ पाकिस्तान नहीं है, आज आपके साथ नहीं है, आज आपके साथ मॉरिशस नहीं है, आज आपके साथ श्रीलंका नहीं है, आज आपके साथ बांग्लादेश नहीं है, आज आपके साथ म्यांमार नहीं है। कितने देशों को नाम दिया बताइए? बांग्लादेश मुबारक हो आपको, आगे बात बांग्लादेश में चाहिए। अरे भाई, बांग्लादेश नहीं चाहिए आपको, नेपाल नहीं चाहिए आपको, मालदीव नहीं चाहिए आपको, किस मित्रता देश की बात करते हैं? किस अर्थव्यवस्था की बात करते हैं? मैं विश्व गुरु बनूंगा। सुनिए आप, ये आप सरकार में रहते हुए अगर ऐसी बात करेंगे तो देश का जो जनता है वो समर्थन नहीं करेंगे आपको। आप एक लाइन में कह दिया कि मुझे किसी का समर्थन नहीं चाहिए। पाकिस्तान से नहीं मनीष तिवारी जी, ये बहुत गलत, हमें नहीं माना है क्या अमित जी? विषय अगर डिबेट होता है तो विषय ये होता है, अगर मैंने आपकी बात सुनी तो आप हमारी बात देखिए। देखिए मैं फिर कहता हूँ मनीष तिवारी जी, आपने मेरा सुनिए मनीष तिवारी जी, आपने कहा मुझे किसी देश से मतलब नहीं है। सुनो सर सुमित जी, क्या आपको देश विश्व स्वीकारेगा? सुनना पड़ेगा। नहीं, क्या जापान को पीछे नहीं कर रहा है अभी? जापान अभी ट्रिलियन में 4.1 के आसपास, इंडिया जो है 3.93 है, जापान अभी पीछे नहीं होने वाला है। ये भारत सरकार का जो है उपलब्धि नहीं है, आप इसे ठुकरा दोगे। जापान को पीछे करते ही हम जो है कि चौथे नंबर बैठने वाले, और आने वाले 5 साल के अंदर हम जर्मनी को पीछे कर रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है मनीष तिवारी जी। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं इसको पीछे कर रहा हूँ, मैं उसको पीछे कर रहा हूँ। मनीष तिवारी जी मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ भारत के उद्यमी जो है वो कितने मजबूत हुए, मेरा सवाल ये बता है। वर्ल्ड वाइड ही डेटा मांग रहा हूँ मैं आपसे कि भारत की अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत के कितने उद्यमी पिछले 2014 से पहले कितने उद्यमी मजबूत थे और 2014 के बाद कितने उद्यमी मजबूत हुए? तो किसका आंकड़ा कार्यकाल में 2019 के पहले, सुमित जी आप लिख के ले लो, नंबर पे पहुंच रहा है चाइना ठीक सटा हुआ चांद को लेके, ठीक उसके बगल में जर्मनी को पीछे करके भारत वहां तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनके बैठने जा रही है। वही जहां से चाइना को आप पीछे करोगे, और वहां करने के बाद हमारा लक्ष्य जो है यूएस पे रहेगा। हम यूएस को पीछे करेंगे और विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन मनीष तिवारी जी फिर वही बात कहूंगा तो फिर कहेंगे आप विशेष पक्ष की बात रखते हैं। ठीक है मनीष जी, ठीक है सुमित जी, ठीक है मनीष जी,
ठीक है, मनीष जी रोक रहे हैं आपको भी। सुमित जी आपको भी रोकेंगे। सुमित जी हम ये समझेंगे, सुमित जी हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबको पीछे मैं एक आंकड़ा पूछ रहा हूँ, भारत के उद्यमी में भारत के कितने उद्यमी आगे बढ़े हैं उसका आंकड़ा दे दीजिए, अडानी और अंबानी को छोड़कर बस। ठीक है, इसी से हम इसी को जोड़ते हुए एक सवाल मेरा आपसे है सुमित जी इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल आपको है। इस मुद्दे पर फिर हम कभी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको बुलाएंगे। सवाल ये है कि ये जितने भी मुद्दे आप गिना रहे हैं, क्या ये मुद्दे जनता के जहन में आज होंगे, या जो 5 चरण के चुनाव होंगे उनमें, या 7वें चरण का जब चुनाव होगा, मतदान करने मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो ये सारे मुद्दे उनके जहन में होंगे? क्योंकि किसको कौन सा काम मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ये मुझे लगता है कि इतनी गहनता से जो ग्रामीण वर्ग का अगर हम जिक्र करें, एक बड़ा तबका मैंने इसीलिए कहा था, उसको इससे मतलब नहीं होता है। सबसे बड़ा मुद्दा उसके लिए जो राष्ट्र लेवल का होता है वो राष्ट्रवादिता का होता है, और उसके बाद उसको चीजें क्या मिल रही हैं, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हसन जी, बिल्कुल सही बात की। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी पूरी आबादी, कहते हैं बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में अपना जीवन यापन कर रहा है, और आज ग्रामीण क्षेत्र में, और ज्यादातर हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब से ये मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जब से हमारा सोशल मीडिया का दौर बना है, और जब से नौजवान तमाम विश्वविद्यालय के छात्र, उनको आंदोलन का अधिकार नहीं मिला, तो उन्होंने एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चुना और वहां से लोगों से कनेक्ट होने का काम किया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, यही कारण है कि पिछले 10 साल में तमाम विश्वविद्यालय के छात्रों को जेल में डालने का काम इस सरकार ने किया। फिर भी विश्वविद्यालय के छात्र, गांवों के जो लोग हैं, जो जिनका लिटरेसी ऊपर नहीं है, जो राष्ट्रवादिता की बात को नहीं समझ पाते, तो उनको समझाने की कोशिश अब जो जिम्मा उठाया है नौजवानों ने उठाया, और नौजवानों को जो उठाए हुए मुद्दे हैं, अब गांव के लोग भी समझने लगे हैं कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवादिता का जो बात है वो देश की अर्थव्यवस्था से होगा, और देश का जो ग्लोबल इंडेक्स है उससे आंका जाएगा, न कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर आंका जाएगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं फिर कहना चाहता हूँ हसन जी, 2024 के नतीजा कुछ भी हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अब 2024 के बाद पक्ष और विपक्ष अगर राष्ट्र हित की बात करके राष्ट्र हित का काम नहीं करेगा, तो एक रोड मैप तैयार हो गया है नौजवानों का। कॉलेज और विश्वविद्यालय के माध्यम, सुनिए, कॉलेज और विश्वविद्यालय के माध्यम से एक रोड मैप ये तैयार हुआ है कि अब तीसरा फ्रंट पार्टियों का नहीं, तीसरा फ्रंट अब जो होगा वो नौजवानों का होगा, और वो कॉलेज और विश्वविद्यालय से निकल के बनेगा, और वो रोड मैप तैयार हर राज्य में आपको देखने को मिल भी रहा है इस चुनाव में। चलिए, अगर आप बहुत बड़ा बदलाव आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छा काम होगा, सार्थक पहल होगा। देश के नौजवानों को, युवाओं को भटकाने की जो कोशिश की जाती रही है राजनीतिक दलों की तरफ से, उस पर लगाम लगेगा, और देश के विकास के नाम पर वोट बैंक की लूट हम कहेंगे जो लगातार होती रही है, उस पर भी लगाम लगेगा। और जब इस पर लगाम लगेगा, इन सारे मुद्दों पर, तो देश कहीं ना कहीं प्रगति की ओर बढ़ता नजर आएगा। सही हाथों में देश की कमान होनी चाहिए, और तभी देश प्रगति कर सकता है, तरक्की कर सकता है, और भविष्य हमारे युवाओं का सुधर सकता है। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो आज छठे चरण का मतदान लगातार जारी है और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर आज जब ये युवा मतदाता का हम जिक्र करें, महिला मतदाता का जिक्र करें, ये जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, इनके अहम मुद्दे क्या होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।